Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Psychology Facts by Lara. आज का हमारा टॉपिक है पीपीएससी पास साइकोलॉजी पेपर 2017 जिसमें मैंने ऐड की हैं सॉल्व एमसीक्यूज और उसके साथ साथ में स्टेटमेंट्स और ऑप्शंस को एक्सप्लेन करूंगी उर्दू में. So before moving on to the MCQs, please subscribe the channel so that you can get latest updates. So चलते हैं अपने फर्स्ट MCQ की तरफ. Number 1. Thorndike law of effect was an early form of present-day principle. Option A. Extinction. Option B. Contiguity. Option C. Reinforcement. And Option D. Trial and error. थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ इफेक्ट इंट्रोड्यूस किया था जो कि अब मॉडर्न डे का एक प्रिंसिपल है उससे बहुत ज़्यादा रिलेट करता है या उसकी एक अर्ली फॉर्म कहलाई जाती है. ऑप्शन ए है एक्सटेंशन. एक्सटेंशन क्लासिकल कंडीशनिंग में एक फिनोमिना है जिसमें कंडीशन रिस्पॉन्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाता है यानी कि ख़त्म हो जाता है जब उसको बहुत टाइम के लिए पेयर ना किया जाए अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ. और कॉन्टिग्यूटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ह्यूमंस जो हैं वो कुछ इंफॉर्मेशन को या कुछ चीज़ों को रिलेट करके या एसोसिएट कर देते हैं. फॉर एग्जांपल एक पर्सन के सामने फॉर्क एंड नाइफ प्रेजेंट की जाए तो वहाँ पे उसकी एक एसोसिएशन की वजह से मील का कॉन्सेप्ट उसके माइंड में आएगा. सो इस कॉन्टिग्यूटी प्रोसेस के अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को एसोसिएट कर देते हैं और जब भी हमारे सामने कोई एक पार्ट रखा जाता है किसी भी इंफॉर्मेशन का तो हम उसको किसी दूसरे पार्ट के साथ एसोसिएट करके समझते हैं. इसी तरह रीइंफोर्समेंट है. रीइंफोर्समेंट में हम रिवॉर्ड्स को देखते हैं और कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हैं. अगर हमारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस हमें रिवॉर्डिंग मिलते हैं यानी उनके रिवॉर्ड्स मिलते हैं उनके बेनिफिट्स हमें मिलते हैं तो बहुत चांसेस होते हैं कि हम फ्यूचर में भी वो एक्शन परफॉर्म करें. इसी तरह नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं तो हम वो एक्शंस परफॉर्म करने को अवॉइड करते हैं. नंबर डी है ट्रायल एंड एरर. ट्रायल एंड एरर भी मेथड है लर्निंग का जिसमें एक प्रॉपर सोल्यूशन एक पर्सन के पास नहीं होता और वो बहुत सारे ट्रायल्स करता है, एरर्स कमिट करता है. एट द एंड वो एक स्टेज पे पहुंचता है जब उसको फाइनल सोल्यूशन जो है वो मिल जाता है एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ मल्टीपल ट्रायल्स. सो लॉ ऑफ इफेक्ट की अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ इफेक्ट जो है वो असर की बात कर रहा है यानी कि आपने कोई एक्शन परफॉर्म किया उसके असरात क्या थे या उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे. अगर कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे होते हैं तो वी आर मोर लाइक टू परफॉर्म दैट एक्शन. So here the right option is option C, that is more relatable to the law of effect, reinforcement. Number 2. Most human fears are option A universal, option B biological, option C present at birth, option D learned. अगर हम fears की बात करें तो अगर एक चाइल्ड में भी कोई भी fear डेवलप होता है तो वो या फिर उसने उससे रिलेटेड कुछ सुना होता है या कुछ ऑब्जर्व किया होता है. सो fears are mostly based on learning. So the right option is option D, learned. Number 3. Mental retardation due to extra chromosomes is known as option A. Cretinism, option B. Autism, option C. Down syndrome, option D. Seven syndrome. And the right option is option C. Down syndrome. जब क्रोमोसोमल एनॉमलीज होती हैं तो मेंटल रिटार्डेशन जो है अकर होती है और इस सिंड्रोम को डाउन सिंड्रोम कहा जाता है. एंड बाकी ऑप्शंस को हम देखते हैं. क्रेटिनिज्म की अगर हम बात करें तो ये थायराइड से रिलेटेड, थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा होता जिसकी वजह से लर्निंग इश्यूज आ रहे होते हैं और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स भी चाइल्ड फेस करता है. ऑटिज्म की अगर हम बात करें, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है ये भी एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है और इसमें पर्सन के जो है वो फिक्स्ड रिस्पॉन्सेज होते हैं, पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं जिसमें वो आई कॉन्टैक्ट जो है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं कर सक रहा होता. एंड सेवेंथ सिंड्रोम जो है वो यूजुअली सेवेंथ स्टैंड्स फॉर अ पर्सन हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़. एक पर्सन के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ होती हैं डिस्पाइट हैविंग इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स और मेंटल रिटार्डेशन. इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं ऑटिस्टिक चाइल्ड की जो कि सेवन सिंड्रोम्स को हो सकता है. इसका ये मतलब है कि इस पर्सन के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ भी हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल वो म्यूज़िक में अच्छा हो सकता है, इसके साथ साथ मैथमेटिक्स में अच्छा हो सकता है. सो हेयर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, डाउन सिंड्रोम. GSR measures option A general synaptic response,
Option B, auditory response. Option C, sweat gland response. Option D, kinesthetic reflex. And the right option is option C, sweat gland response. GSR stands for galvanic skin response. इसको electrodermal activity भी कहा जाता है और skin conductance भी कहा जाता है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें स्किन पे जो वेरिएशंस हो रही होती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रिकल, उनको असेस किया जाता है। उसके साथ साथ देखा जाता है कि स्वेटिंग के दौरान क्या क्या चेंजिंग्स आ रही होती हैं ह्यूमन बॉडी में, एंड इसीलिए इसको स्वेट ग्लैंड रिस्पॉन्स या फिर गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। Number 5. Newborn is referred to as a option A, baby, option B, embryo, option C, neonate, and option D, fetus. The right option is option C, neonate. और अगर आप एम्ब्रियो की बात करें तो एम्ब्रियो 2nd to 8 वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ सेल और एग जो है वो एम्ब्रियो कहलाता है, और नियोनेट जो है वो न्यूबॉर्न बेबी को कहा जाता है, लेकिन वो 4 वीक से लेस जो होगा उसको नियोनेट कहेंगे। एंड फीटस जो है वो मोर देन 8 वीक ऑफ कंसेप्शन जो है वो उसको फीटस कहा जाएगा। Number 6. A hormone that increases blood pressure, heart rate, and sugar level in times of emergency is option A, epinephrine, option B, acetylcholine, option C, insulin, and option D, testosterone. And the right option is option A, epinephrine. जब emergency की situations होती हैं उसमें हार्मोन जो रिलीज़ होता है वो एपिनेफ्रीन रिलीज़ होता है, जिसमें हार्ट रेट जो है पर्सन की ज़्यादा हो जाती है, शुगर लेवल ज़्यादा हो जाती है, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन को टैकल किया जा सके। और एपिनेफ्रीन को एड्रेनलिन भी कहा जाता है। और ऑप्शन बी है एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन जो है वो पैरासिम्पैथेटिक पार्ट जब एक्टिवेट होता है तब एसिटाइलकोलिन हार्मोन जो है वो एक्टिव हो जाता है, और ये हार्ट रेट को, हार्ट बीट को नॉर्मल करता है। इसके अलावा डिफरेंट बॉडी सिक्रीशंस में हेल्प आउट करता है, और वेसल्स, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। इंसुलिन जो है वो जब शुगर लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाता है तो उसको मेंटेन करने के लिए इंसुलिन हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है। एंड टेस्टोस्टेरोन इज़ अ सेक्स हार्मोन जो कि लिबिडो पे वर्कआउट करता है, और ये फैट डिस्ट्रीब्यूशन और मसल स्ट्रेंथ जो है इस पे फंक्शन करता है। Number 7. Who wrote the book entitled The Expression of Emotions in Man and Animals? Option A, William James. Option B, Darwin. Option C, Lawrence. And option D, McDougall. The right option is option B, Darwin. अगर हम विलियम जेम्स की बात करें तो विलियम जेम्स ने की बहुत फेमस बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। डार्विन की और दो फेमस बुक्स हैं जो कि हैं ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ एंड द डिसेंट ऑफ मैन। एंड लॉरेंस की जो बुक है, इम्प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट जो है लॉरेंस ने इंट्रोड्यूस किया था, और बुक का नाम है हेयर आई एम वेयर यू गो, जिसमें इम्प्रिंटिंग कॉन्सेप्ट को जो है वो डिटेल में डिस्कस किया गया। एंड विलियम मैकडोगल ने बुक इंट्रोड्यूस की थी जो कि इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी और सोशल बिहेवियर पर जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। Number 8. The brain area center to language production is option B, Broca area, option B, Selwyn fissure, option C, Wernicke's area, and option D, fissure of Rolando. अगर लैंग्वेज प्रोडक्शन की बात करें तो ब्रोका एरिया जो है वो लैंग्वेज प्रोडक्शन से डील करता है। अगर हम कंप्रीहेंशन ऑफ लैंग्वेज की बात करें तो वर्निक्स एरिया जो है वो कंप्रीहेंशन ऑफ लैंग्वेज से डील करता है। इसके अलावा सेल्वन फिशर जो है वो एक बल्जिंग, ओवरऑल तो हम जानते हैं कि ब्रेन में जो है बल्जेस होते हैं और इस तरह लोब्स जो है वो डिवाइडेड हैं। तो सेल्वन फिशर जो है वो टेम्पोरल लोब को बाकी लोब से जो है अलग करता है। अगर हम फिशर ऑफ रोलैंडो या सेंट्रल सर्कस की बात करें तो सेंट्रल सर्कस जो है वो फ्रंटल और पेराइटल लोब को जो है वो सेपरेट करता है। Number 9. The lobe of the brain located in the back of head are option A, temporal, option B, parietal, option C, occipital and option D, frontal. हम इमेज में देख सकते हैं कि बैक ऑफ द हेड कौन सा लोब जो है प्रेजेंट है। सो हेयर द राइट ऑप्शन इज ऑसिपिटल। हम देख सकते हैं कि ऑसिपिटल जो है वो बैक ऑफ द हेड है। फ्रंटल लोब जो है वो फ्रंट पे होता है।
टेम्पोरल लोब्स हमारी ईयर्स की साइड पे होता है, पैराइटल जो होता है वो अपर साइड ऑफ द हेड होता है। Number 10. People knowledge of their own experiences is considered as option A procedural, option B semantic, option C episodic and option D conceptual. जो experiences से related information हमारे brain में store होती है वो episodic memory कहलाती है। अगर हम procedural की बात करें, procedural usually processes से relate करती है, हम जो task वगैरह सीखते हैं और किस तरह से वो टास्क परफॉर्म करना है वो प्रोसीजरल मेमोरी के अंदर आता है। सेमेंटिक जो है वो नंबर्स, नॉलेज, फैक्ट्स एंड फिगर्स से रिलेट करती है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो न्यूमेरिक हो और वो हमारी सेमेंटिक मेमोरी में स्टोर होती है। अगर कंसेप्चुअल की बात करें तो कंसेप्चुअल मेमोरी एक मेंटल बफर होता है। जब भी हम कोई प्रेजेंट स्टिमुलाई को अटेंड करते हैं या उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होती है वो एकदम से रिलेट होती है, एसोसिएट होती है और हम हर चीज़ को समझने के लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी से इंफॉर्मेशन को एसोसिएट करते जाते हैं। Number 11. The social distance scale is measure of option A ethnic attitude, option B upward social mobility, option C group cohesiveness, option D social classification. The right option is option A ethnic attitude. एक पर्सन का दूसरी एथनिसिटी से रिलेटेड उनका क्या एटीट्यूड है, उनकी फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड किस तरह की है, सोशल डिस्टेंस स्केल जो है वो एथनिसिटी एटीट्यूड को मेजर करता है। नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पेन किलर? ऑप्शन ए डोपामाइन, ऑप्शन बी सेरोटोनिन, ऑप्शन सी एंडोर्फिन्स एंड ऑप्शन डी प्रोजेक। The right option is option C endorphins. एंडोर्फिन्स जो हैं वो न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं और या पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है ड्यूरिंग पेनफुल सिचुएशन और इसको नेचुरल एनाल्जेसिक भी कहा जाता है। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो डोपामाइन जो है वो मोटर कंट्रोल, मोटिवेशन, अरोजल या रीइंफोर्समेंट जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और सेरोटोनिन जो है वो नॉर्मली मूड स्टेबलाइजर के नाम से फेमस है। सेरोटोनिन जो है हैप्पीनेस और मूड को रेगुलेट करता है। अगर सेरोटोनिन का लेवल इम्बैलेंस हो जाए या लो हो जाए तो पर्सन जो है वो डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ भी जा सकता है और इससे रिलेटेड सिम्टम्स जो हैं उस पर्सन में आ सकते हैं। और ऑप्शन डी जो है वो प्रोजेक है। प्रोजेक एंटी डिप्रेसेंट है जो कि यूजुअली डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में दी जाती है, ओसीडी पेशेंट्स को दी जाती है। Number 13. The humanistic perspective emphasizes the importance of option A free association, option B self-determination, option C behavioral control, option D reciprocal behavior. And here the right option is option B self-determination. ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट या ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव ने हमेशा पर्सन की यूनिकनेस और क्वालिटीज़ पे जो है ज़्यादा स्ट्रेस दिया है और पर्सन के पास एबिलिटीज़ जो हैं उन्होंने कहा कि पर्सन के पास इननेट एबिलिटीज़ होती हैं अचीवमेंट के लिए, अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। Number 14. Elevation and small room fear in the patient of option A acrophobia, option B hydrophobia, option C ophlophobia and option D claustrophobia. अगर हम एक्रोफोबिया की बात करें तो एक्रोफोबिया रिलेट करता है हाइट से रिलेटेड जो फियर्स होते हैं उनको एक्रोफोबिया कहा जाता है। हाइड्रोफोबिया इज रिलेटेड टू वाटर, एक पर्सन जो कि वाटर से रिलेटेड उसको फोबिया है और उसके पैनिक सिम्टम्स आ जाते हैं जब भी कोई भी वाटरफॉल दिखता है। और यूजुअली जो है ये फियर्स जो होते हैं इरेशनल होते हैं फोबिक पेशेंट्स के। एंड ऑक्लोफोबिया की हम अगर हम बात करें तो क्राउडी एरिया जो होता है, मोब लाइक क्राउड्स होते हैं, उसका फियर हो पर्सन को तो वो ऑक्लोफोबिया कहलाता है। एंड क्लस्ट्रोफोबिया जो है वो सवाल और क्लोज रूम्स और एलिवेशंस या एलिवेटर से रिलेटेड जो पर्सन सोचता है कि वहाँ पे उसकी डेथ हो जाएगी या वहाँ पे प्रॉपर तरीके से ब्रीथ नहीं कर सकेगा। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी क्लस्ट्रोफोबिया। Number 15. People will tend to stay in a relationship if their rewards outweigh their cost. This is predicted by option A social exchange theory, option B equity theory, option C gain loss principle, option D social comparison theory. The right option is option A social exchange theory. And according to social exchange theory, जब भी एक पर्सन रिलेशनशिप फॉर्म करता है तो सबसे पहले वो उसके रिवार्ड्स एंड कॉस्ट को
आउटवे करता है या ओवरऑल जो है वो वे करता है कि कौन से रिवॉर्ड्स इस रिलेशन में मुझे कितने बेनिफिट्स हैं और कितने जो है मुझे डिसएडवांटेजेस हैं या उसके मुझे कॉस्ट जो हैं वो कितने उठाने पड़ेंगे। अगर वो देखता है कि रिवॉर्ड्स ज़्यादा हैं तो वो उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करता है, अदरवाइज वो क्विट कर देता है। इक्विटी थ्योरी जो है ये भी सोशल कंपैरिजन थ्योरी कहलाती है। इसमें भी पर्सन जो है वो अपने आप को कंपेयर करता है दूसरे लोगों से, और यूजुअली इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में ये थ्योरी जो है वो ज़्यादा डिस्कस की जाती है कि एक एम्प्लॉय जो है वो अपने आप को दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ कंपेयर करता है और देखता है कि उसको बाकी एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट्स मिल रहे हैं या उनको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है या नहीं। गेन लॉस प्रिंसिपल जो है वो रिलेशनशिप फॉर्मेशन को डिस्कस करता है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पर्सन जो है अपना एक एटीट्यूड या बिलीव फॉर्म कर देता है जब वो ये रियलाइज़ करता है कि दूसरा पर्सन जो है उसके बारे में क्या बिलीव रखता है, क्या वो उसे डिसलाइक करता है या लाइक करता है। अगर उसको ये आइडिया हो जाता है कि सेकंड पर्सन भी मुझे लाइक या डिसलाइक करता है तो उसकी बेसिस पे वो रिलेशनशिप बिल्ड करता है या नहीं करता। एंड सोशल कंपैरिजन थ्योरी जो है वो फिस्टिंगर ने इंट्रोड्यूस की थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ह्यूमन जो है वो अपने आप को वैल्यूएट करने के लिए दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हैं अपना। इसमें अपवर्ड सोशल कंपैरिजन भी हो सकता है और डाउनवर्ड सोशल कंपैरिजन भी हो सकता है। अपवर्ड में वो लोगों अपने से बेहतर लोगों को देखते हैं और अपने आप को मोटिवेट करते हैं, और डाउनवर्ड में अपने से कमतर जो क्वालिटीज़ या एबिलिटीज़ वाले लोगों को देखते हैं और अपने आप को थोड़ा जो है सेटिस्फाई करते हैं। Number 16. The psychopathology of everyday life was a prominent work of option A. Jung, option B. Skinner, option C. Freud, and option D. Adler. The right option is option C. Freud. अगर हम यूंग की बुक्स की बात करें तो फेमस बुक्स हैं यूंग की मैन एंड सिम्बल्स, द आर्कीटाइप्स एंड कलेक्टिव अनकॉन्शियस, द रिलेशनशिप बिटवीन द ईगो एंड अनकॉन्शियस। These three books are famous book of Carl Jung. स्किनर की बुक्स हैं वर्बल बिहेवियर, साइंस एंड ह्यूमन, एंड अबाउट बिहेवियरिज्म। एंड फ्रॉइड की अदर फेमस बुक्स जो हैं द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, अ जनरल इंट्रोडक्शन टू साइकोएनालिसिस, सिविलाइजेशन एंड इट्स डिसकॉन्टेंट्स। एंड अल्फ्रेड एडलर की द साइंस ऑफ लिविंग, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर, superiority and social interest, the practice of theory and individual psychology, and the last one is the neurotic constitution. Number 17. Purposive behavior in animals and man was written by option A. Skinner, option B. Pavlov, option C. Thorndike, and option D. Tolman. The right option is option D. Tolman. टॉलमैन की टू और फेमस बुक्स हैं जो कि हैं बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल माइंड, कलेक्टेड पेपर्स इन साइकोलॉजी। थॉर्नडाइक की फेमस बुक्स हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी, एनिमल इंटेलिजेंस, इंट्रोडक्शन टू थ्योरी ऑफ मेंटल एंड सोशल मेजरमेंट, एंड एलिमेंट्स ऑफ साइकोलॉजी। एंड पैवलॉव की फेमस बुक्स हैं साइकोपैथोलॉजी एंड साइकेट्री, कंडीशन रिफ्लेक्सेस, द वर्क ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एंड स्किनर की फेमस बुक्स हैं वर्बल बिहेवियर, साइंस एंड ह्यूमन, and the last one is about behaviorism. Number 18. According to Carl Rogers, the structure of personality is based on option A. Ego and superego, option B. Organism and self, option C. Introversion and extroversion, option C. Inferiority and superiority, and the right option is option B. Organism and self. अगर हम ईगो एंड सुपर ईगो की बात करें तो फ्रॉइड ने ईगो एंड सुपर ईगो को एक्सप्लेन किया था, और इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन जो है वो कार्ल युंग के फेमस कॉन्सेप्ट्स हैं, एंड इंफीरियरिटी एंड सुपीरियरिटी अल्फ्रेड एडलर के कॉन्सेप्ट हैं। सो कार्ल रॉजर्स ने जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, ऑर्गेनिज्म एंड सेल्फ को कहा है। Number 19. Which of these tests did McClelland first use to measure the need for achievement? Option A. Bailey scale, option B. Weiss, option C. TAT, option D. MMPI.
The right option is option C, TAT. मैक्लेलन ने for the very first time need for achievement को measure करने के लिए thematic perception test को use किया था. Number 20. Memorizing by rote is also called option A, declarative rehearsal, option B, elaborative rehearsal, option C, maintenance rehearsal, and option D, disturbed practice. The right option is option C, maintenance rehearsal. Maintenance rehearsals और rote learning जो है इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी कुछ टाइम के लिए कुछ सेकंड्स के लिए सेव होती है, यानी कि लेस देन 1 मिनट के लिए सेव होती है. इफ़ समवन वांट टू रिमेंबर समथिंग न्यूमेरिकल तो उसको रॉट लर्निंग या मेंटेनेंस रिहर्सल की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में लंबे अरसे के लिए सेव हो सकती है. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. Number 21. Which of the following theorists invented the concept of method of savings? Option A, Bartlett, option B, Chomsky, option C, Clark, and option D, Ebbinghaus. The right option is option D, Ebbinghaus. Ebbinghaus ने method of saving introduce किया जिसमें उसने 2 types of words जो हैं ऐड किए थे, जिसमें एक में नॉनसेंस या मीनिंगलेस वर्ड्स थे और एक में मीनिंगफुल वर्ड्स थे, और उनको याद किया गया कुछ स्टेजेस में, और ये देखा गया कि कुछ स्टेजेस के बाद क्या रिकॉल जो है बेहतर हो रहा है या नहीं हो रहा, और रिजल्ट्स ने ये एनालाइज किया कि जितना भी रिपीटिशन होती रही है वर्ड्स की वो उतने ज़्यादा जल्दी वर्ड्स जो है वो याद होते रहे हैं स्टेज बाय स्टेज, और नॉनसेंस सिलेबल्स क्योंकि उनका मीनिंग नहीं था वो प्रॉपर तरीके से याद नहीं हुए और उसमें फॉरगेटिंग जो है वो प्रेजेंट थी. बार्टलेट ने थेरी दी थी स्कीमा थेरी, जिसमें उसने ये कॉन्सेप्ट दिया कि जब भी हम न्यू एक्सपीरियंसेस करते हैं, जब भी इंफॉर्मेशन हमें न्यू मिलती है तो हम उसको पास्ट एक्सपीरियंसेस से रिलेट करते हैं और हमारे माइंड में उसकी स्कीमास जो हैं वो मौजूद होते हैं, तो हम उसके साथ एसोसिएट करते हैं. चॉम्स्की ने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इंट्रोड्यूस की. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ह्यूमंस के अंदर इननेट एबिलिटी होती है लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए, लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने के लिए. एंड क्लार्क ने जो है वो नीड रिडक्शन थ्योरी इंट्रोड्यूस, और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पर्सन के अंदर जब भी कोई भी प्राइमरी डेफिशिएंसीज अकर होती हैं तो वो यही कोशिश करता है कि उन डेफिशिएंसीज को रिड्यूस करे और नीड्स को फुलफिल करे. सो ओवरऑल ये प्राइमरी नीड से रिलेट करके नीड रिडक्शन थ्योरी बनी है कि हम ओवरऑल अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए एक्शंस परफॉर्म करते हैं और हम स्ट्रेसेस की तरफ अपनी बॉडी को लेके जाते हैं. Number 22. Mnemonics are option A, characteristics of sound, option B, technique used to improve memory, option C, memory location in the brain, option D, the sound of two notes in music. The right option is option B, technique used to improve memory. Usually जब इंफॉर्मेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा हो और उसको अच्छे से याद करने के लिए उसकी शॉर्ट फॉर्म जो है बना दी जाती है. फॉर एग्जांपल अगर कोई सेंटेंस है जो प्रॉपर तरीके से याद नहीं हो रहा, या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि स्टेप बाय स्टेप याद करना ज़रूरी है, तो वहाँ पे उसके फर्स्ट वर्ड को याद कर लिया जाता है, एक मीनिंगफुल वर्ड बना दिया जाता है. फॉर एग्जांपल बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स के लिए हमने एक ओशियन वर्ड जो है वो ड्रॉ कर लिया है, जिसकी वजह से हमें पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो हैं वो आसानी से याद रहते हैं. Number 23. Eidetic memory is most often found in. The right answer is children. Eidetic memory also known as photographic memory, और ये children में ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि children के सामने जब भी कोई picture या कोई भी view रखा जाए तो they can easily recall all the features of the picture, and comparatively adults के साथ अगर हम compare किए जाएँ तो children में जो है eidetic memory जो है वो ज़्यादा present होती है. Number 24. The sensitivity of the eye to light varies with option A, wavelength, option B, adaptation, option C, the region of the retina, option D, all of these. The right option is option D, all of these. Number 25. The language acquisition device was proposed by option A, Piaget, option B, Brunner, option C, Kohler, option D, Chomsky. The right option is option D, Chomsky. नॉम चॉम्स्की ने
डिवाइस इंट्रोड्यूस की थी जो कि LAD या लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस भी कहलाती है। और अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ह्यूमंस के पास इननेट एबिलिटी होती है लैंग्वेज को लर्न करने में, लैंग्वेज को एक्वायर करने में, लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने में। एंड पियाजे का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी दी थी जिसमें उसने स्टेजेस बताई थी, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और बताया था कि किस तरह से एक चाइल्ड की मेंटल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म होती है और किस तरह से उसकी थिंकिंग जो है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बन जाती है इन द लास्ट स्टेज। एंड ब्रूनर ने स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी थी। इसमें उसने 3 स्टेजेस जो है वो एक्सप्लेन की थी, इनएक्टिव स्टेज, आइकॉनिक स्टेज एंड सिंबॉलिक स्टेज। इसमें भी मेंटल रिप्रेजेंटेशन पे मेन कंसर्न था। एंड द लास्ट स्टेज इज सिंबॉलिक स्टेज जो कि एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जहाँ पर डेवलप हो जाती है। एंड स्टार्ट में जो है वो मेंटल रिप्रेजेंटेशन चाइल्ड फॉर्म करता है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसकी रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। एंड कुहलर ने थ्योरी ऑफ इनसाइड लर्निंग इंट्रोड्यूस की थी। एंड इनसाइड लर्निंग थ्योरी के अकॉर्डिंगली ह्यूमंस जो है वो जस्ट ट्रायल एंड एरर मेथड को फॉलो नहीं करते प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, रादर देन दे यूटिलाइज कॉग्निशंस को इस्तेमाल करके वो अपने डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं। Number 26. The theory of selective attention was proposed by option A. Tolman, option B. Brunner, option C. Broadbent, and option D. Selfridge. The right option is option C. Broadbent. And according to this theory, when a person is in any environment that is crowdy और वहाँ पे different stimuli हैं, तो person जो है वो ऐसे stimuli को attend करेगा जो कि उसके लिए relevant होगा और बाकी सब stimuli को वो reject करेगा और जो कि उसके लिए irrelevant होंगे। So selective attention means a person is attending the specific information that is related to him. एंड टॉलमैन की अगर हम बात करें, टॉलमैन ने साइन लर्निंग कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें उसने के साथ साथ उसने टाइप्स ऑफ लर्निंग भी एक्सप्लेन किए थे। साइन लर्निंग बेसिकली उसने स्कीमा से रिलेट करके एक्सप्लेन किया था और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग को भी इसमें एक्सप्लेन किया है। एंड ब्रूनर ने स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी थी जो कि 3 स्टेजेस थी, उसमें भी मेंटल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई और उसके बाद लेटर ऑन किस तरह से पर्सन जो है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करता है ड्यूरिंग स्पीकिंग एंड वर्बल लैंग्वेज के दौरान वो किस तरह से सिंबल्स का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन को दूसरों तक डिलीवर करता है। एंड सेल्फरिज ने फीचर रिडक्शन थ्योरी दी थी जिसको पैनाजेमोनियम भी कहा जाता है। एंड फीचर रिडक्शन थ्योरी के 3 मेन जो है वो कॉन्सेप्ट्स थे जिसको डेमन्स का नाम दिया गया था। एंड सबसे पहला डेमन है फीचर डेमन, जिसमें पर्सन के पास जो भी डाटा होता है उसको एनालाइज किया जाता है, उसको समझा जाता है और उसके बाद जो है कॉग्निशन डेमन आता है। कॉग्निशन डेमन बेसिकली एनालाइज करता है कि जो सामने प्रेजेंट डाटा है वो है क्या है। अगर हम इसमें एग्जांपल लेते हैं अल्फ़ाबेट्स की, तो कोई भी अल्फ़ाबेट को एनालाइज करने के लिए उसकी शेप पे देखा जाता है, उसकी शेप की स्ट्रक्चर और उसकी ओवरऑल जो है वो लेंथ को देखा जाता है, उसके कर्व को देखा जाता है। तो ब्रेन इस तरह से हर अल्फ़ाबेट को समझता है। एंड द लास्ट इज डिसीजन डेमन। एंड डिसीजन डेमन में डिसीजन लिया जाता है कि ओवरऑल जो है वो ये फीचर क्या है। सो ओवरऑल इस थ्योरी का नाम भी फीचर रिडक्शन थ्योरी रखा गया है। Thank you so much for watching the video. Watch part 2 for remaining solved MCQs of PPSC Past Psychology Paper 2017. And like, share and subscribe the channel for latest content. Thank you.